आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात करते हैं सासाराम विधानसभा की। सासाराम विधानसभा का मिजाज क्या रहा है, उस सीट की खासियत क्या रही है, इसे हम समझेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं अपने सासाराम सहयोगी के पास। इस वक्त सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील का रुख करते हैं और जानेंगे उस सीट का मिजाज क्या रहा है। सुशील, अगर सासाराम को स्कैन किया जाए, सासाराम के मिजाज को जाने, तो ये सीट किसको फेवर करती रही है और इस बार किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं यहाँ? जी, बता दें यहाँ पे जो है अभी जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जातिगत तरीके से जो है अपनी बात वही देख सकते यहाँ पे जो है मौतो कास्ट और जो है बनिया समाज के जो लोग हैं, जहाँ काफी संख्या के लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो भी कास्टिंग सिस्टम है यहाँ पे लगातार चलता रहता है। और मैं बता दूं आपको, जो हमारे प्रेजेंट जो विधायक है, तो मैंने आज पब्लिक ओपिनियन भी लिया, उनसे जो है काफी जो सासाराम के जो लोग हैं काफी थोड़ा सा नाराजगी कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ की समस्या है, सबसे बड़ा जो समस्या जो बरसात की जो दिनों आती है, तो जो रोजा रोड हो गया, पोस्ट ऑफिस चौराहा हुआ, धर्मशाला हो गया, यहाँ पे जो पानी की समस्या जो है, जल जमाव की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद यहाँ का सबसे बड़ा जो समस्या है वो जो है ट्रैफिक का। तो ट्रैफिक को लेकर जो है यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय विधायक रमेश गुप्ता है, उनको लेकर अधिक नाराजगी सामने आ रही है। लेकिन देखना ये दिलचस्पी होगा कि अब की बार जो है जो तेजस्वी यादव है वो अभी खुले मंच से जो है बोले थे मुनिया समाज के जो है इकलौते पूरे बिहार में जो है पहली जो है राजेश गुप्ता विधायक है। सुशील, इस सीट में फिलहाल तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी को यहाँ की जनता ने जिताया है। इस बार का मिजाज, आपने कहा लोगों के बीच भी आप गए थे, तो इस बार का मुकाबला किसके बीच आमने सामने का मुकाबला आप देख रहे हैं? अभी तो उससे कंफर्म नहीं हुआ है, तो प्रत्याशी जो है अभी जो है भाजपा से जो है नाम जो है वो राजेश विधायक और जो है डॉक्टर से और प्रत्याशी जो है यहाँ पे सामने आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं प्रत्याशी में। यहाँ पे खुराब नियाजी है, वो भी अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। कई जो लोग, कई जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इसको कंफर्म होता है। चलिए, शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आरजेडी इस सीट पर काबिज है और इस बार तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। अब सीटें किसे अलॉट होती हैं, सीट शेयरिंग में ये सीट किसके खाते में जाती है, दावेदार कौन यहां पर मजबूत है, ये लगातार आपको हम बताते रहेंगे। रंजन जी, अगर सासाराम की सीट को स्कैन करें आप, तो रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? क्या आरजेडी की जो दावेदारी रही है वो इस बार कितनी मजबूत है? पिछले रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? देखिए, आरजेडी यहाँ पिछले 2 चुनाव से जो है वो जीत हासिल करने में सफल रही है और ये बात दिलचस्प है कि दोनों बार प्रत्याशी जो है वो अलग रहे। 2015 में जहां अशोक कुमार जीते थे, तो 2020 में राजेश कुमार गुप्ता यहां से लालटेन लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। अगर आप सासाराम विधानसभा सीट को अगर कास्ट के लिहाज से देखें तो ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां आप देखिएगा कि 1980 से लेकर 2015 तक जितने भी चुनाव हुए वो चुनाव कुशवाहा जाति के उम्मीदवार ही जीतते रहे। और इनफैक्ट 1990 से तो आप देखिएगा कि पहले और दूसरे स्थान पर कुशवाहा जाति के ही उम्मीदवार जो है वो हुआ करते थे। हाँ, 2020 में ये ट्रेंड चेंज हुआ और वैश्य जाति का उम्मीदवार जो है वो आरजेडी के टिकट पर उतरे, राजेश कुमार गुप्ता, और उन्होंने जीत हासिल की। दरअसल अशोक कुमार जो कि आरजेडी के टिकट पर एक लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे थे, उन्होंने पाला बदला था और वो जेडीयू में शामिल हो गए थे और उनके जेडीयू में शामिल होने की वजह से बीजेपी की, चूंकि ये ट्रेडिशनल सीट रही थी, जवाहर प्रसाद का टिकट जो है वो कट गया था और उनकी जगह पर अशोक कुमार जेडीयू यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो इसका नुकसान भी एनडीए को हुआ था क्योंकि ये बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट थी, लेकिन जेडीयू के लड़ने की वजह से
जो जवाहर प्रसाद के समर्थक हैं वो उस तरह से उनको सपोर्ट करते नहीं दिखे अशोक कुमार को। और इसके अलावा यहां से रामेश्वर प्रसाद चौरसिया बीजेपी के बड़े नेता बिहार में, वो एलजेपी में शामिल हो गए थे और वो 12% वोट लेकर जो है आ जाते हैं यहां पर। तो पिछली बार जो है ये एक गलती एनडीए से स्ट्रैटेजिकली हुई थी। तो अब इस बार जो सवाल है कि क्या इस बार जेडीयू ही इस सीट से लड़ेगा या फिर बीजेपी इस सीट से वापस लड़ेगी, और लड़ेगी तब क्या होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आशिया जी जब एनडीए पूरी एकता के साथ लड़ा है चुनाव, तो सासाराम लोकसभा का क्षेत्र उसने गंवा दिया मनोज कुमार के हाथों। लेकिन सासाराम विधानसभा क्षेत्र में जो शिवेश कुमार बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको लीड मिली है और वो 49.5% वोट लेकर आए हैं और 7,160 वोटों की लीड है उनके पास। तो एक उम्मीद जो है एनडीए को है कि अगर सही रणनीति के साथ सासाराम में उतरा जाए तो बाजी पलटी जा सकती है। तो ये सासाराम की कहानी है, लेकिन सासाराम की जनता इस बार क्या चाहती है, जनता के मिजाज को भी हम टटोल लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे और बताएंगे सासाराम की बाकी कहानी। हुआ है ना, कुछ नहीं काम हुआ है। चल कर देखिए, गली जाने के बाद डाल टूट जाएगा, किसी गली में जाइएगा डाल कमर आपका टूट जाएगा। चल के देखिए, सामने आपका प्रमाण है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जो हमारे भारत में सबसे पिछड़ा इसको बोला जाए वैसे एक बिहार हो चुका है। जो इंडिया ये डबल इंजन का सरकार है उस इस बार हटेगा और महागठबंधन का सरकार बिहार में बनने जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि आप अगर जो एक जगह पर गांव में किसी में चले जाइए, किसी नुक्कड़ पर चले जाइए, तो वहाँ पर 10, 20, 50 लोग ताश खेलते मिलते हैं। आज पानी बरस जाए सासाराम में, पूरा धर्मशाला से लेकर चौखंडी तक, गोला तक पानी में पूरा फुल हो जाएगा। लोग देखेगा का कि पूरा कचरा से भर गया है। और लेडीज लोग आएगी तो रिक्शा जाएगा, टेम्पू जाएगा, मारेगा छीटा, सब ड्रेस खत्म हो जाएगा। यही विकास हुआ है। विकास के नाम पर खाली लूटपाट है और क्या है। नीतीश जी बोल रहे हैं कि शराब बिहार में बंद है और शराब पूरा धुआंधार बिक रहा है। कुमार को नहीं चाहते हैं। सरकार हो, ये गरीब का सरकार नहीं है। अच्छा, ये अमीर का सरकार है। टोटल बेरोजगार है। यहाँ 2,000-3,000 पर नौकरी कर रहे जाएंगे, किसी मॉल में, किसी कंपनी में, किसी गति में। यहाँ इतनी बेरोजगारी है कि दर दर के ठोकर खा रहे हैं। अब सरकार चला रहे हैं और सरकार जो चलाएगा हम एक कठपुतली की तरह, स्टैचू की तरह रह पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। यही ओरिजिनलिटी है कि यहाँ पे मोदी एनडीए का जो है, जो इंडिया ये डबल इंजन का सरकार है उस इस बार हटेगा और महागठबंधन का सरकार बिहार में बनने जा रहा है। हम युवाओं के लिए, हाँ कंफर्म है, हम युवाओं के लिए आज तक से बिहार में जो पिछले 10 सालों से 11 सालों से जो कार्यकाल मोदी जी का चलते आ रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है कि जो युवाओं को मिले कि हम रोज 10,000 12,000 के लिए हम लोग बाहर में जाते हैं कमाने के लिए। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए अदर स्टेट में या फिर अदर कंट्री हो गया, वहां पर अगर आप देखते हैं तो इतना भीड़ नहीं लगता होगा, क्योंकि वहां पे बेरोजगारी नाम का वर्ड नहीं है। सरकार बदलना चाहते हैं भैया, क्योंकि इस सरकार से हम लोग बहुत ही ज्यादा ग्रसित हैं। ये लोग हैं कुछ। अच्छा, आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं। काम हुआ है ना, कुछ नहीं काम हुआ है। लोकल समस्याएं हैं वो तो है ही, पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं है, रोजगार की समस्या, इसे लेकर थोड़ी नाराजगी दिख रही है सरकार के प्रति। लेकिन फिलहाल इस बार के मुकाबले कैसे होंगे, और जब चुनाव नजदीक आता है तो मुद्दे कुछ और हो जाते हैं, ये बिहार में सबने देखा है। जी हाँ, जब चुनाव नज़दीक आता है तो अल्टीमेटली जो है वो ज़्यादातर जगहों पर या ज़्यादातर लोग जो है वो जाति के आधार पर ही वोट करते हुए दिखते हैं। और इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया कि 1980 से 2015 तक सिर्फ कुशवाहा जाति के ही उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे, तो वो इशारा करता है। जब आप जातीय समीकरण देखिएगा तो यहाँ कुशवाहा 18 से 20% हैं और कुर्मी 2 से 3%। तो जब आप लवकुश के वोट जोड़ते हैं तो वो 22 से 23% के आसपास पहुंच जाता है, जो सबसे लगभग 1/4 आप कह लीजिए। और आपने देखा कि पिछली बार जो है वैश्य कैंडिडेट दिया गया, तो उसके पीछे भी वजह बहुत साफ है कि वैश्य यहाँ 9 से 10% है। तो जातियों को देखकर ही जो पार्टियां हैं वो
अपना उम्मीदवार जो है वो चुनती हैं। और वैसे यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, 15.2% के आसपास है। लेकिन अदर ओबीसी ईबीसी जो 11 से 13% हैं वो भी निर्णायक साबित होते हैं। अब इस बार जो है जो एक सवाल उठता है कि राजेश कुमार गुप्ता जो हैं वो आपको उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमएलए हैं, तो उनका टिकट तो बनता है, लेकिन सीमा कुशवाहा जो कि कई बार आरजेडी के कार्यक्रमों में आपको दिखती भी हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो भी सासाराम से चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो कुशवाहा जाति से हैं। तो ये फैसला भी जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव को लेना है कि सीमा कुशवाहा यहां से लड़ेंगी या राजेश कुमार गुप्ता ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ जो एनडीए है उसको ये तय करना है कि यहां से जेडीयू चुनाव लड़ेगा या फिर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जेडीयू चुनाव लड़ेगा तो अशोक कुमार का दावा मजबूत दिखेगा, बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो जवाहर प्रसाद जो है वो उम्मीदवार हों या उनके बेटे जो हैं वो यहां से दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में अशोक कुमार और जवाहर प्रसाद की एक राइवलरी हुआ करती थी। चूंकि अशोक कुमार जो हैं, जो कुशवाहा जाति से हैं, वो आरजेडी से चुनाव लड़ते थे और जवाहर प्रसाद जो कि कुशवाहा जाति से हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़ते थे। दोनों के बीच 6 मुकाबले अब तक हो चुके हैं, जिसमें 4-2 से जवाहर प्रसाद लीड कर रहे हैं। लेकिन अब जो है चूंकि दोनों एक ही खेमे में हैं, दोनों एनडीए फोल्डर में हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैसला जो है वो लिया जाता है। लेकिन सासाराम का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, खास करके लोकसभा चुनाव परिणाम को देखिए आप और उसके बाद जो है इस बार जो दावेदार हैं उनको देखिए। तो स्ट्रैटेजिकली जो है एक बड़ा फैसला जो है वो लेना होगा पार्टियों को और उस आधार पर ही सासाराम विधानसभा क्षेत्र में जो है वो परिणाम बनेगा या किसी का बिगड़ेगा। तो ये सासाराम की कहानी और सासाराम की जंग, इस बार बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जो सिटिंग विधायक है वो कोशिश करेंगे कि उनकी सीट ये बची रहे और दूसरे खेमे से भी पूरी कोशिश होगी कि इस सीट को अपने पाले में किया जाए, उसके लिए जंग भी उसी तरह से लड़ी जाएगी।